रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 6 में आज हम लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोइड। बेसिकली ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया में, छोटे छोटे पॉइंट है 6-7, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने ये जानना है कि न्यूक्लियोइड क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, फिर हम डायग्राम्स को भी देखते हैं, और फिर हम उसकी लोकेशन, और फिर हम एक येलो बॉक्स को भी डिस्कस कर लेंगे जो कि आपकी बुक में बना हुआ है। द डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया इज द सिंगल सर्कुलर एंड द डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। ये एक डिफाइन किया गया है। जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो सिंगल आपको नजर आ रहा है, डबल स्टैंडर्ड नजर आ रहा है, और सर्कुलर है, ये आपके सामने मौजूद है। इट एग्रीगेट एज एन इर्रेगुलर शेप डेंस एरिया कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जब आपके सामने हमने इसको अंदर देखा माइक्रोस्कोप से, तो ये हमें कैसे नजर आया? ये हमें इस तरह नजर नहीं आया जैसे हमने बाहर बनाया हुआ है, बल्कि ये हमें एक डेंस गाढ़ा चीज नजर आया, और ये हमें इर्रेगुलर बेतरतीब शक्ल में नजर आया, क्योंकि अंदर जाकर ये बेतरतीबा सा हो जाता है, जिसे हमने न्यूक्लियोइड कहते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दूं, जिसके एंड में ओआइड आता है, OID, अमीबॉइड जैसे हो गया, तो बेसिकली वो बेतरतीब स्ट्रक्चर को कहते हैं हम, तो उसकी कोई तरतीब नहीं होती। इन बैक्टीरिया डिस्क्रीट क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। बैक्टीरिया में जो नुमाया क्रोमोसोम है, जैसे कि ये क्रोमोसोम नुमाया हमारे अंदर होते हैं, हमारे अंदर डिप्लॉइड होते हैं क्योंकि हम डिप्लॉइड हैं, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट होती है। इनके ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपको नजर नहीं आ रही, जबकि अगर आप यूकैरियोट में जो आपने पढ़ा हुआ है चौथे चैप्टर में न्यूक्लियस के बारे में, उसमें देखें तो आपको ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाज़े तौर पर नजर आएगी। लोकेशन, ये कहां पर पाया जाता है? न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट नियर द सेंटर ऑफ द सेल। ये आपको सेंटर, सेल के सेंटर में मिलेगा, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है। ये अलग से मैंने डायग्राम बना के दिखाया है। ये आपको एक छोटा सा टुकड़ा सा नजर आ रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। अब विजिबल इन द लाइट माइक्रोस्कोप, इट इज विजिबल इन द लाइट माइक्रोस्कोप आफ्टर स्टेनिंग विद द फ्यूजन स्टेन, यानी कि फ्यूजन कहते हैं स्टेन, एक केमिकल का नाम लिया गया है जो रंग देता है, जिससे स्टेनिंग का मतलब कलर देना होता है। अगर हम एक चीज को ऐसे व्हाइट देख रहे हैं, अगर हम इसको कलर देंगे तो हमें वो इस तरह ब्राइट नजर आएगी, यानी कि इस तरह हमें वाज़े तौर पर उसका स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो ये कलर देने से पहले, फ्यूजन स्टेन देने से पहले है, और ये स्टेन देने के बाद, ताकि हमें विजिबल चीज नजर आ सके। इट इज वेरी लॉन्ग, ये बहुत बड़ा होता है। ये आपके सामने देख लें कितना बड़ा आपको न्यूक्लियोइड नजर आ रहा है। ये देखें आप, ये अलग सा एक बैक्टीरिया में दिखाया जा रहा है, और ये बैक्टीरिया है आपके सामने देखें। ये छोटा सा बैक्टीरिया, इसके अंदर ये कैसे जाएगा, ये आपने इंफॉर्मेशन हम हासिल करनी है। इट इज वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ द डीएनए, यानी कि ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, विच इज टाइटली फोल्डेड, और इस तरह फोल्ड होता है सो एज टू फिट इनसाइड द सेल में, सेल कंपोनेंट, कि वो जाकर देख लें। आपको ये डॉट जो नजर आ रहा है आपको ये तस्वीर में, ये बेसिकली यही आपको न्यूक्लियोइड नजर आ रहा है, जो फोल्ड होकर इस तरह फोल्ड हुआ है कि वो अंदर जाके इजीली वो अंदर मूव कर सकता है, और अंदर जाके एक छोटा सा टुकड़ा बन सकता है। तो दे क्लोज सर्कल क्रोमोसोम ऑफ एस्चरिचिया कोलाई या ई कोलाई अबाउट 14,000 माइक्रोमीटर। अब देखें यहां पर आपको बताया गया जो साइज है एक बैक्टीरिया को, वो 6 माइक्रोमीटर है। ई कोलाई का, ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसका साइज जो आपने साइज वाले लेक्चर में भी देखा है वो 6 माइक्रोमीटर है, जबकि ये जो न्यूक्लियोइड है इसका साइज 14,000 माइक्रोमीटर है। तो ये कैसे इनसाइड द बॉडी जाएगा सेल के अंदर? तो इस तरह ये क्या जाता है, फोल्डेड होकर ये क्या करता है, ये अंदर इस तरह का स्पॉट बन जाता है जाकर। और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सिंगल क्रोमोसोम, क्योंकि हमारे अंदर डबल क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, हम डिप्लॉइड हैं, और ये हैप्लॉइड है, इसके अंदर एक क्रोमोसोम आपको नजर आ रही है, इस तरह होता है एक क्रोमोसोम। बैक्टीरिया हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये डिप्लॉइड नहीं होते, ये बात ज़हन में रखिएगा, बिकॉज इनके अंदर स्पर्म्स और एग नहीं होते। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रेडिशनली जो होती है रवायती तौर पर मेल और फीमेल से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो नहीं होती इनके अंदर, जो हम आगे आने वाले टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे।
तो स्टूडेंट ये हमारे पास न्यूक्लियोइड है जिसको मैंने आपको तफसील के साथ समझाया। न्यूक्लियोइड क्या चीज होती है इसको आपने पढ़ लीजिएगा, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। इसके कई नाम है, क्रोमेटिन मटेरियल भी है, क्रोमोसोम भी है, न्यूक्लियोइड भी है, न्यूक्लियर रीजन भी है, क्रोमेटिन रीजन भी, ऐसे कई नाम इसको दिए जाते हैं बेसिकली न्यूक्लियोइड को। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट्स है बैक्टीरिया, वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैनी क्रोमोसोम यानी कि ये सब में नहीं होता प्लाज्मिड। ये जो आपको नजर आ रहा है डबल सर्कुलर डीएनए आपको नजर आ रहा है, ये क्रोमोसोम से हटकर डीएनए है इसके अंदर, जिसका अपना एक जीन्स है जो अपने ऊपर अलग से जीन्स रखता है। ये बेसिकली आप ये जहन में रखें, ये इम्यूनिटी बनाता है, यानी कि इम्यूनिटी का तौर पे काम करता है। ये बैक्टीरिया को बचाता है मौसमियाती असरात से, ड्रग्स के असरात से, अभी आपको मैं बताता हूँ। Many bacteria contains plasmids in addition to chromosome। अगर ये आप देखें ये क्रोमोसोम है, इसके अलावा भी कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है। These are the circular double stranded DNA। ये आपके सामने सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी कि इसके पास ऐसे जीन है जो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट बना अपनी तादाद में इजाफा कर सकते हैं। दे आर नॉन एसेंशियल फॉर द बैक्टीरिया ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। बेसिकली इसके पास बैक्टीरिया की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के जीन्स अवेलेबल नहीं है, जो कि अवेलेबल है क्रोमोसोम के पास। ये क्रोमोसोम जो है बैक्टीरिया का, ये बेसिकली क्या करता है, ये ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। उसके बाद दे कंटेन ड्रग रेजिस्टेंस, हैवी मेटल, डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन ऑन देम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने समझनी है, पेपर में पूछी भी जाती है। ये जो डीएनए है मैंने अभी आपको बताया, ये प्लाज्मिड जिसे हम कह रहे हैं, ये बेसिकली डीएनए जो अपने ऊपर कुछ जीन्स रखता है, ये बैक्टीरिया की इम्यूनिटी बनाता है, बैक्टीरिया को बचाता है बाहर के असरात से। अब वो बाहर के असरात कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हैवी मेटल से बचाता है, ड्रग जो कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उनके असर से बचाता है। जो एक पेशेंट एंटीबायोटिक्स लेता है उसके असर से बचाता है इसको। हैवी मेटल जो बहुत नुकसानदेह है उससे बचाता है। डिजीज, बैक्टीरिया भी बीमार हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी मर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि बैक्टीरिया फेज 5वें चैप्टर में जो बैक्टीरिया को आके तबाह कर देता है लाइटिक साइकिल के अंदर, तो ये उससे भी बचाता है। इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन, इंसेक्ट ऐसी जीन्स पैदा करते हैं जो बैक्टीरिया के लिए नुकसानदेह होते हैं, तो ये क्या करते हैं, उससे भी बचाता है। यानी कि इंसेक्ट ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, तो इसने जीन्स बना दिए हैं ऐसे कि वो इंसेक्ट से रिलीज होने वाले केमिकल से भी बचाता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है जो आपकी बुक में येलो बॉक्स में दी गई है। इन द मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, प्लाज्मिड आर यूज एज इंपोर्टेंट वेक्टर। वेक्टर वो चीज होती है जिसे एक जगह से निकालकर दूसरी जगह में डाल दिया जाए। जैसे कि आपके सामने ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड को बॉडी से बाहर भी निकाला जा सकता है, सेल से बैक्टीरिया को वापस इंटर भी किया जाता है। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है इंसुलिन, जो आपके सामने बायोटेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है और वो प्लाज्मिड के जरिए बन रहा है। आपने मैट्रिक लेवल पे भी ये बात पढ़ी होगी। तो यहाँ पर देखें तो आपके सामने प्लाज्मिड को पहले बाहर निकाला, उसके साथ जीन इंसुलिन का अटैच किया, ये आपके सामने, फिर इसको इंसर्ट किया बैक्टीरिया सेल के अंदर, फिर इसने जीन्स को बनाना शुरू कर दिया और जीन को हमने हासिल कर लिया। इस तरह हमारे पास इंसुलिन के जीन हासिल हो गए, हमने जिससे इंसुलिन को बनाना शुरू कर दिया। तो याद रखिएगा ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ये हमारे पास प्लाज्मिड के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो पेपर में बहुत दफा पूछा जाता है। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, लोकेशन देख लेते हैं इनकी, राइबोसोम्स कहाँ पे जाया जाए। चौथे चैप्टर में भी आपने ये बात पढ़ी हुई है बहुत तफसील के साथ राइबोसोम के बारे में। they are present mostly free in the cytoplasm। ये बिखरे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। Sometimes they are loosely attached to the plasma, या तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। तो राइबोसोम छोटे छोटे क्या होती हैं, गोलियां होती हैं, ग्रैन्युलर टाइप होता है जो साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं और सेल मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होते हैं। साइज, दे आर स्मॉलर 70s देन यूकैरियोटिक राइबोसोम। अब 70s 80s ये आपने चौथे चैप्टर में अच्छी तरह पढ़ा हुआ है और राइबोसोम का टॉपिक भी देख सकते हैं, आपको याद भी आ जाएगा ये सारी चीज। तो ये प्रोकैरियोट में 70s होता है और यूकैरियोट में 80s होता है। जबकि केमिकल कंपोजिशन आप जानते हैं ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और इसका मेन फंक्शन है जो आप सबको पता है, ये प्रोटीन फैक्ट्रीज है, प्रोटीन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमारे पास जो सबसे अहम तरीन सवाल आया वो है मीजोसोम। अक्सर बच्चे इसको राइबोसोम समझ लेते हैं, ये बेसिकली मीजोसोम्स हैं। ये स्मॉल इनफोल्डिंग है, छोटी छोटी इनफोल्डिंग होती है, तो सेल के अंदर इनफोल्डिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरह इन्वेजिनेट हो जाती है। डायग्राम में भी आपको मैं बता देता हूं अभी। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं मीजोसोम को।
सोम कहते हैं बॉडी को, मीजो कहते हैं इनफोल्ड, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होकर टुकड़ा बन गई है एक। अब वो टुकड़े मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, 3 किस्म के हो सकते हैं जो आपकी बुक बता रही है, अभी हम पढ़ते भी हैं, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट, जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपको देखें अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती दिखाई दे रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी आपको अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती दिखाई दे रही है। तो इन्वेजिनेट होती है इनटू द साइटोप्लाज्म, ये सारा अंदर साइटोप्लाज्म है, फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे मीजोसोम कहते हैं। और फिर ये इससे अलहदा हो जाता है, अलहदा होने के बाद क्या बनता है, एक ग्रैन्यूल, एक थैली बन जाता है अंदर आके। शेप इसकी मुख्तलिफ हो सकती है। मीजोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ द वेजिकल, ये आपको वेजिकल फॉर्म में नजर आ रही है। ट्यूबुलर, ये आपको ट्यूबुलर फॉर्म में नजर आ रही है। एंड लैमिला, ये आपको झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है। और इसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक चीजें हैं, ये एंजाइम्स मौजूद है, ज़हन में रखिएगा, जो एंजाइम बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। इसका फंक्शन देख लेते हैं। मीजोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन करवाने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे प्ले अ रोल इन द सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट, ये रोल प्ले करता है। उसके बाद देख लेते हैं हम इसको। सम मीजोसोम्स आर इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ द एक्सोसेलुलर एंजाइम, कुछ मीजोसोम जो होते हैं वो एक्सपोर्ट का मतलब है सेल से बाहर एंजाइम को रिलीज करने में भी मदद करते हैं, कुछ चीजों का डाइजेस्ट वगैरह करवाने के लिए। रेस्पिरेटरी एंजाइम आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द मीजोसोम, यानी कि जो मीजोसोम है इसके पास सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसे हम कहते हैं सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ब्रेक डाउन होता है, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म हो रहा होता है, उसको परफॉर्म करवाने के लिए भी इसके पास एंजाइम वगैरह मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने मीजोसोम को ज़हन में रखिएगा। और अब हम सेकंड लास्ट को पढ़ लेते हैं जो हमारा ग्रैन्यूल्स हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसे हम ग्रैन्यूल्स कहते हैं, स्टोरेज बॉडीज कहते हैं। देखिए इसको पहले आपने समझना है, ये स्टोरेज और ग्रैन्यूल्स क्या है। देखिए बाज़ औक़ात एक इंसान एक जगह पे जॉब करता है तो उसको पे के अलावा बोनस मिल जाता है। तो बोनस का मतलब ये होता है कि वो इनकार तो करेगा नहीं कि बोनस को मैं लूं या ना लूं, तो बेसिकली वो क्या करता है, बोनस को ले लेता है, बोनस को वो रख लेता है, शायद मेरे मुश्किल वक्त में, आगे आने वाले वक्तों में काम आ जाएगा, तो पैसे मुझे काम आ जाएंगे। इसी तरह जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ये छोटी छोटी बॉडीज में छोटे छोटे गोलियां लाई ग्रैन्युलर लाइक दानेदार चीजों को स्टोर कर लेता है, यानी कि दानेदार बनाकर उसके अंदर अपनी फूड को स्टोर कर लेता है। याद रखिएगा उसे हम क्या नाम देते हैं, ग्रैन्यूल्स या स्टोरेज बॉडीज का नाम दे, और मुश्किल वक्त आने पर फिर उसको क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो बैक्टीरिया लिव इन द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। अब याद रखिएगा बैक्टीरिया ऐसे माहौल में रहता है जो कि कॉम्पिटिटिव है, जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और याद रखिए कंपटीशन वहां पर होता है जहां पर खुराक कम होती है और अफराज ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है लेकिन खुराक कम है, लेकिन कभी बैक्टीरिया को इजाफी खुराक मिलती है तो वो उसको स्टोर कर लेते हैं अपने सेल के अंदर, ग्रैन्यूल्स एक दाना बनाकर, यानी कि दाने थैली बनाकर, जिसे हम कह रहे हैं ग्रैन्यूल स्टोरेज बॉडी कह रहे हैं, थैली को उसको अपने बॉडी के अंदर रख लेता है और फिर वक्त आने पर, मुश्किल वक्त आने पर उसको इस्तेमाल करता है। व्हेन द न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई, और जब ऐसी कंडीशन हो जाती है, जैसे मिसाल के तौर पर एक इंसान जो है 4 रोटियां दिन में खाता है, फिर ऐसा होता है कि उसके हालात ऐसे होते हैं उसको एक नवाला मिलता है, तो एक नवाले में भी उसने सरवाइव करना होता है, ज़हन में रखिएगा, तो एक नवाले में भी वो सरवाइव करता है। तो इस तरह बैक्टीरिया कॉम्पिटिटिव ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा मुकाबलेबाजी होती है, जहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा होती है, बैक्टीरिया खुराक कम होती है, यूजुअली शॉर्ट सप्लाई होती है, देयरफॉर दे स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, इसलिए जो कभी इन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मिलते हैं when possible, जब कभी मिलते हैं वो इनको स्टोर कर लेते हैं। स्टोरेज मटेरियल में भी ग्लाइकोजिन, सल्फर, फैट एंड फॉस्फेट। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टोरेज मटेरियल का नाम लिखिए और वेस्ट मटेरियल का नाम लिखिए। स्टोरेज मटेरियल आपको पता चल गई, ये ग्लाइकोजिन को स्टोर करेगा, सल्फर को, फैट को और फॉस्फेट को। उसके बाद ये आपका सवाल है जिसे हम कहते हैं वेस्ट मटेरियल। अब वेस्ट मटेरियल का क्या मतलब होता है, पहले जिस्म में इकट्ठा करना फिर बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में जो ग्रैन्यूल्स बनते हैं, अब वो एक ग्रैन्यूल्स कैसे बनते हैं, पेशाब का इकट्ठा होना स्विम मसाने के अंदर,
कतरा कतरा करके पेशाब पहले इकट्ठा होता है। ऐसा कभी होता नहीं है कि कतरा बने और बॉडी से बाहर निकल जाए, पहले मसाना फुल होता है। तो इसलिए पहले ये वेस्ट मटेरियल को एक स्टोरेज बॉडी के अंदर अपने अंदर इकट्ठा करते हैं और फिर बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात बताई जा रही है, इन एडिशन सेल कंटेन वेस्ट मटेरियल दैट आर सब्सिक्वेंटली एक्सक्रीटेड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इन एडिशन यानी कि स्टोरेज के एडिशन में अगर हम देखें वेस्ट को, सेल कंटेन, सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये पहले इकट्ठे करते हैं। सब्सिक्वेंटली का मतलब पहले इकट्ठे करना और फिर फौरन क्या करना, उसको रिलीज कर देना। ऐसे जैसे हमारे यूरिन फॉर्मेशन होती है, पेशाब जैसे हमारा बनता है। वेस्ट मटेरियल जनरली एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ द अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो याद रखिएगा 3 वेस्ट हैं और ये 4 जो हैं ये इनके स्टोरेज हैं जो इनको फायदा देते हैं मुश्किल वक्त में। तो ये एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं कि इनमें से कौन सा वेस्ट स्टोरेज है, इनमें से कौन सा जो है वो स्टोरेज मटेरियल है, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड या ग्लाइकोजिन। यानी कि ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो हमारा लास्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट और एक ही जैसा सवाल है, ये एक याद कर लें दूसरा खुद ही याद हो जाएगा, जिसे हम स्पोर एंड द सिस्ट कहते हैं। याद रखिएगा स्पोर और सिस्ट वो कंडीशन है कि जब माहौल बहुत ज्यादा खतरा होता है, जब माहौल ऐसा होता नहीं है कि सरवाइव किया जा सके, तो अपने आप को बचाने के लिए स्पोर बनाया जाता है, सिस्ट्स बनाई जाती हैं। तो आपको गौर से देखना है, गौर से सुनना है, बहुत अहम तरीन सवाल है इस चैप्टर का, स्पोर और सिस्ट में फर्क। तो सबसे पहले स्पोर होता क्या है? सम बैक्टीरिया, इसका मतलब ये सबके अंदर नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया हैव एबिलिटी, उनके अंदर ये सलाहियत है टू फॉर्म हार्ड, थिक, वॉल्ड एंड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। वो एक ऐसा सख्त किस्म का थिक, ये आपके सामने देख लें, एक स्पोर बन रहा है, थिक बन रहा है, तो ये बड बन रहा है बेसिकली इससे। तो कितनी लेयर इसके ऊपर चढ़ रही है बेसिकली देखें। तो ये बैक्टीरिया फिर एंड में मर जाता है और ये अलहदा हो जाता है। फिर जब मौसम अच्छा होता है ये क्या होता है, ये अपने आप को जर्मिनेट कर लेता है। तो याद रखिएगा ये थिक होता है, हार्ड होता है, वॉल और रेजिस्टेंट होता है। रेजिस्टेंट किससे होगा? माहौल में होने वाली चेंजेस से रेजिस्टेंट, हाई टेम्परेचर से, केमिकल से, लाइट से, इस तरह ये रेजिस्टेंट होता है। कार्ड स्पोर, स्पोर जो होती हैं, सर्टेन स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर, कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज है वो स्पोर को पैदा करती है। और याद रखिएगा ये सर्वाइवल के लिए होता है, ये रिप्रोडक्शन या मेटाबॉलिज्म के लिए नहीं होता, बल्कि ये सर्वाइवल के लिए होता है। आपने एमसीक्यूज में ज़हन में रखना है, स्पोर फॉर्मेशन इज अ सर्वाइवल है। अब फॉर्मेशन या प्रोडक्शन कैसे होती है? स्पोर आर मेटाबॉलिकली डोरमेंट। अब मेटाबॉलिकली डोरमेंट का क्या मतलब होता है, ये बात आपने समझनी है अच्छे तरीके। इनएक्टिव को डोरमेंट कहते हैं। देखें पहले बैक्टीरिया कैसे माहौल में रह रहा था जहां पर कोई भी उसको नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन एकदम उसका माहौल ऐसा बन जाता है कि उसके लिए खतरा बन जाता है, तो उसके लिए उसकी खुराक भी कम हो जाती है। अब वो अपने आप को डोरमेंट बना रहा है, इनएक्टिव कर रहा है कुछ दिनों के लिए, जिसमें उसकी हर चीज जो होगी स्लो हो जाएगी, लेकिन खास एनर्जी इस्तेमाल होगी सिर्फ ग्रोथ के लिए। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अभी नहीं होगी, सिर्फ ग्रोथ पार्टिकुलरली ये करवाएगा, जो इंटरनली ग्रोथ इसको चाहिए उसके लिए एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा। बाकी ये किसी किस्म की एनर्जी जो है वो यूज नहीं करेगा। इनएक्टिव बॉडीज है एंड आर प्रोड्यूस्ड एट अ लेटर स्टेज ऑफ द सेल ग्रोथ। अब ये लेटर स्टेज क्या होता है? याद रखिएगा, हम आगे चल के कुछ टॉपिक्स में ये बात पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया की 4 स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज में वो अपने आप को तैयार कर रहा होता है ग्रोथ के लिए, दूसरी में उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल रेट, कुव्वतनुमा रेट से बढ़ती है, तीसरी में रेट ऑफ डेथ भी और रेट ऑफ जो प्रोडक्शन भी है वो इक्वल हो जाता है। फिर एक स्टेज आती है जिसके अंदर रेट ऑफ डेथ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जब रेट ऑफ डेथ बहुत ज्यादा हो रही होती है, जब माहौल ऐसा बन जाता है, लेटर स्टेज का मतलब रेट ऑफ डेथ बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस वक्त ये अपने ऊपर कुछ बैक्टीरिया स्पोर बना लेते हैं ताकि ये अपने आप को बचा सके। ये आपके सामने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अंदर और बाकी सारा क्या है, इसके ऊपर स्पोर चढ़ा हुआ है जो इसको बचा रहा है। तो यहाँ पर 2 तरह के स्पोर होते हैं, एक एक्सोस्पोर होता है और एंडोस्पोर। यही पेपर में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द एंडोस्पोर और व्हाट इज द एक्सोस्पोर। एक्सोस्पोर को डिस्कस कर लेते हैं। These are formed external to the vegetative cells। तो वेजिटेटिव सेल क्या होते हैं? ग्रोइंग बैक्टीरिया जो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? वेजिटेटिव सेल। तो ये एक्सटर्नल टू द वेजिटेटिव सेल, ये उन सेल के बाहर बनता है। ये आपके सामने देख लें, ये एक बैक्टीरिया है,
ये बैक्टीरिया के नया नस्ल जो बन रही है उसके ऊपर ये बड बन रहा है, तो बड उसके ऊपर बनना शुरू हो जाएगा, तो वो फिर अलहदा हो जाएगा। उससे अलहदा होने के बाद देखिए आपके सामने उसके ऊपर क्या है, सारा स्पोर की एक्सोस्पोर चढ़ गया उसके ऊपर सारे का सारा, जो कि उसको मौसम से बचाएगा, और जब भी उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी तो वो जर्मिनेट हो जाएगा, वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद एंडोस्पोर क्या होता है, दे आर फॉर्म विद इन द वेजिटेटिव सेल। ये स्पोर जो बनता है ये ग्रोथ रिप्रोडक्शन वाले सेल के अंदर ही बन जाता है। जैसे आपके सामने ये पूरा सेल नजर आ रहा है, ये पूरे सेल में देख ले आपके सामने ये पूरा जो उसके पास साइटोप्लाज्म जो हर चीज थी उसने सारी चीजों को कॉन्ट्रैक्ट करके एक स्पोर में इकट्ठा कर लिया है ताकि मौसमी असरात इसको डैमेज, अगर ये सेल वॉल डैमेज होती है तो ये बाद में जो होगा दोबारा सेल को जर्मिनेट कर लेगा। एंडोस्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है ये आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन आप समझ लें, अगर लिखना हो तो आप लिख दीजिएगा। Endosspore formation involves shrinkage of the cytoplasmic content in the center or at one end of the bacteria cell as a spherical or the oval mass। ये आपके सामने देख लें, सारे के सारा साइटोप्लाज्म श्रिंक होके एक अंडे गोल बेजवी शक्ल में इकट्ठा हो गया जिसे हम एंडोस्पोर कहते हैं। ये सारा बैक्टीरिया का सेल है, सारी चीजें उसके अंदर इकट्ठी होकर एक जगह पर इकट्ठी हो, जैसे हम सर्दी में इकट्ठे हो जाते हैं रजाई के अंदर भी जाए हम सुकड़ जाते हैं, बिल्कुल रजाई के एक हिस्से में आगे हम लेट जाते हैं, बेड के एक हिस्से में आगे सुकड़ के लेट जाते हैं। तो इसी तरह क्या होता है, ये भी अपने आप को बॉडी को श्रिंक कर लेता है और ओवल शेप बनाकर उसके अंदर सारी चीजें इकट्ठी कर, और ये वॉल है, ये थिक वॉल है इसकी सारी, जो कि स्पोर फॉर्मेशन है, जो कि इससे बचाता है माहौलियाती असरात से। दिस मास इज देन, ये मास देन सराउंडेड बाय अ थिक इंडिस्ट्रक्टिबल वॉल, और ये थिक वॉल जो कि तबाह नहीं होती, टूटती नहीं है, उस तरह की वॉल बन जाती है। द स्पोर रिमेन इनएक्टिव बट अलाइव, लेकिन स्पोर इनएक्टिव रहता है, ये कोई काम नहीं करता लेकिन ये जिंदा रहता है। एंड अनफेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन होती है ये ग्रो करता है और फिर ये सिंगल बैक्टीरियम बनाता है, उसके बाद भी बाइनरी फिशन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है जब फेवरेबल कंडीशन। ये आपने अगर लिखना हो तो लिख दीजिएगा, ये आपकी मर्जी है, लेकिन एंडो और एक्सोस्पोर आप लिखिएगा, जस्ट आपको समझाया गया बेसिकली। तो ये डायग्राम एक्स्ट्रा है, यहाँ पे आपके सामने देखें, ये आपको अंदर ही सारी चीजें इसके अंदर ही बन रही हैं, ये आपको स्पोर बन रहा है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। स्पोर आर रेजिस्टेंट टू एडवर्स, जो नामवाफिक जो बुरे असरात होते हैं, जैसे फिजिकली में फॉर एग्जांपल लाइट है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, पानी की कमी है, पीएच है, केमिकल एजेंट है, तो ये सारी चीजों से इसको बचाता है, ज़हन में रखिएगा। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब मौसम अच्छा हो जाता है जो जर्मिनेट, फिर ये जर्मिनेट का मतलब होता है अपने वेजिटेटिव सेल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म को तेज कर देते हैं। तो याद रखिएगा ये हमारा स्पोर के बारे में इंफॉर्मेशन है। और नेक्स्ट हम पढ़ने लगे आखिर में सिस्ट के बारे में, सिस्ट क्या चीज होती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सिस्ट क्या चीज होती है। सिस्ट भी स्पोर की तरह का स्ट्रक्चर होता है लेकिन स्लाइटली डिफरेंट होता है, ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होता। स्पोर हीट रेजिस्टेंट होता है, जबकि ये जो आपका सिस्ट है ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होता, ज्यादा हीट देने से ये खत्म हो जाता है। तो लिखा हुआ है सिस्ट आर डोरमेंट, जिसे हम इनएक्टिव कहते हैं, थिक वॉल कहते हैं, डेसिकेशन रेजिस्टेंट कहते हैं और डेसिकेशन रेजिस्टेंट फॉर्म कहते हैं। हाउएवर दे आर नॉट हीट रेजिस्टेंट, ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होते। दे आर डेवलप ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ द वेजिटेटिव सेल, जब ग्रोथ डेवलप हो रही होती है, डिफरेंशिएशन यानी कि ग्रोथ की तरफ जा रहा होता है बॉडी, सेल जा रहा होता है बैक्टीरिया का, तो ये क्या करते हैं, ये अपने ऊपर क्या एक सिस्ट चढ़ा लेते हैं, और ताकि जब मौसम असरात ठीक हो जाए तो ये दोबारा क्या करें, जर्मिनेट हो जाए। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है साइड पर, यहाँ पर, तो ये आपको देखें बैक्टीरिया था, उसने अपनी सिस्ट देखे कितना मोटा सिस्ट चढ़ा लिया है। ये सारा आपको ये बैक्टीरिया अंदर नजर आ रहा है और ये इसके इर्द गिर्द सारा आपको सिस्ट नजर आ रहा है, जो इसको मौसमी असरात से बचाएगा, और जब फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी जर्मिनेट होगा, बैक्टीरिया दोबारा ग्रोथ करने लग जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट है जिसको आपने आराम से तसल्ली के साथ याद करना है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप रोजाना के 2-3 भी कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अब तक के लिए स्टूडेंट इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।